आज फोकस में है वो है जोमेटो का। हमने देखा कि लिस्टिंग के बाद इसमें भारी गिरावट देखी गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी जोमेटो का शेयर आपके सामने करीब 4.5% ऊपर है। लेकिन क्या यहाँ पर गिरावट का दौर खत्म हो गया है, कि अब भी कुछ चिंताएं बाकी हैं? तेज़ी और मंदी के तर्क क्या हैं, ये जानते हैं। मेरे दोनों सहयोगी शरद और विनी मेरे साथ जुड़ गए हैं बुल्स वर्सेस बेयर एनालिसिस लेकर। बताइए क्या लग रहा है अभी जोमेटो के शेयर में, क्या है बुल्स और बेयर्स के तर्क? तो पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी। शेयर जैसे आपने बताया बस कर रहे हैं आज, तो उसकी वजह से पहले बुल केस की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है मैक्रो एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, वो इंप्रूव होगा, तो वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इंप्रूव हो गए, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो जोमेटो को श्योरली उसकी वजह से बेनिफिट होगा। तो वो एक फैक्टर है बुल केस में, जहाँ पे श्योरली एक पॉजिटिव साइड है वहाँ पे। जी विनी, तो मैं एक बेयर केस लेता हूँ सबसे पहले। सबसे पहला तो बात है महंगाई का, उसके कारण मार्केट ग्रोथ रेट में भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये कह सकते कि महंगाई से मेरी परचेज डिसीजन या हम सबकी परचेज डिसीजन पे इम्पैक्ट होगा। और 2 साल से कोविड के कारण हम घर में बैठे हैं, तो ये अनलॉक की थीम के कारण बाहर जाने का भी तो मन करेगा खाने का। तो ये मेरा सबसे पहला बेयर केस रहेगा विनी। पर जो है बाहर जाने का अगर मन करता है, पर वहाँ पे घर पे भी हम लोग आलसी बन चुके हैं, तो रैपिड जो अडॉप्शन, डिजिटल की अडॉप्शन है, वो इम्प्रूव हो रही है। उसकी वजह से यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग है, जोमेटो ने खुद कहा कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी इम्प्रूव हो रही है अभी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव उनके लिए आता है। उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, यूजर एक्विजिशन भी बढ़ चुकी है उनकी। प्लस जो सिटीज़ है जहाँ पे उनका एक्सपेंशन है, वहाँ पे अब जोमेटो पहुँच चुका है 1000 सिटीज़ में, 1000 शहरों में पहुँच चुका है जोमेटो। और उसमें से सिर्फ 300 शहर है जहाँ पे अभी उनकी 99% की रेवेन्यू अभी तक आती है वहाँ से। तो 300 सिटीज़ से उनकी 99% रेवेन्यू आती है। तो 700 जो रिमेनिंग शेयर्स है वहाँ पे तो उनको बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान है अभी भी। अभी एक्सपेंशन प्लान का तो आपने बात कर लिया, लेकिन दुख का बात है कि गिग वर्कर्स हैं, यहाँ पे पेरोल में नहीं आते एम्प्लॉयज़। तो अगर आप देखा जाए तो चौथे तिमाही में मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि वर्कर्स जो है, डिलीवरी पार्टनर्स अब कम हो चुके हैं। अब इसके कारण क्या इम्पैक्ट आता है कि जो आपके जो कोविड के कारण जो फर्स्ट वेव हुई थी, उसमें बहुत लोग गांव गए थे, वापस गांव लौट के वापस नहीं आए शहर में। तो उसके कारण भी जो है डिलीवरी पार्टनर्स की जो है थोड़ी सी स्ट्रेस है कि हायरिंग कैसे करें। और ऑफ कोर्स याद रखिए एट्रिशन रेट ज़्यादा है, कंपटीशन बढ़ गई है, तो आपके गिग वर्कर्स के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। वो तो है, पर जो है एक पार्ट है जो उनका रैंप अप हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ग्रोसरी बिजनेस की एक्विजिशंस की बात चल रही है, तो वहाँ पे वो स्केल अप होगा। अगर वो इम्प्रूव होगा तो वो बेनिफिट उनको आता है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वहाँ पे, वो भी थोड़ी कम हो चुकी है लास्ट ईयर से कंपेयर करें। और प्लेयर्स जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको फंड की तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे आपने ही बताया है, पर वो जोमेटो लीडर्स साइड पे होते हैं, लीडरशिप साइड पे होते हुए उनके लिए ये एक पॉजिटिव है कि दूसरों को फंड की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से उनके लिए फंडिंग बेटर हो जाता है और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन विन्नी, एक चीज़ तो है कि कंपनी की कोर बिजनेस है डिलीवरी, अब वो जा रही है नॉन कोर बिजनेस में, जैसे QSR बिजनेस हुआ, यहाँ पे $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और एक और भी इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स भी है लगभग $3.5 मिलियन की, $350 मिलियन की। तो ये आंकड़े इतने बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप कोर बिजनेस से सेपरेट हो रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि कैपिटल एलोकेशन में जो एक क्वेश्चन मार्क रेज होगा? तो ये मेरा एक पॉइंट है जो आपके बेयर केस को मैं बोलना चाहता हूँ। पर कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो अभी Q4 की जो अर्निंग्स थी, वहाँ पे कंपनी ने बताया था कि वो एलोकेशन, अभी जो उनका फंड है वो दे विल नॉट एलोकेट एनीवेयर एल्स, वो अभी फंड्स के साथ ही बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और उसकी वजह से जो ग्रोसरी बिजनेस उन्होंने एक्वायर किया है, वहाँ पे क्या होता है, यूनिट इकोनॉमिक्स उनकी इंप्रूव होने की क्षमता है, क्योंकि इंटीग्रेट होगा जाएंगे ये दोनों बिजनेस। वहाँ पे उनको लेवरेज भी मिलेगा, जो डिलीवरी फ्लीट है वो भी यूज़ कर सकेंगे जो जोमेटो के लिए। तो ये उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स ओवरऑल इंप्रूव होगी, क्योंकि इंटीग्रेट होगा उनकी टेक्नोलॉजीज, दोनों की जो टेक्नोलॉजीज है इंटीग्रेटेड बिजनेस, वेदर डिलीवरी की बात करें या ग्रोसरी की बात करें, तो वो कंपाइल हो जाएगा। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की तो बात होगी, लेकिन आखिरी पॉइंट मैं ज़रूर रखूंगा कि मैनेजमेंट में बदलाव बहुत हो रही है। और ये स्टार्टअप कंपनी ज़रूर है, लेकिन अब वो लिस्टेड कंपनी हो चुकी है। अगर इतने ज़्यादा चेंजेस मैनेजमेंट में दिखने लगे, तो एक टाइप से जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिलता है। तो ऑफकोर्स याद रखिए रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कंपनी की, और मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है। तो हमने जो है दोनों पहलू जो है जोमेटो के रखे हैं आपके सामने, और आपके ऊपर देखने के लिए कि इस बार इस सैटरडे को आप जो है खाना जो है घर से ऑर्डर करते हैं या बाहर जाते हैं। यहाँ पर दोनों के तर्क मैं कहीं ना कहीं मान रहा हूँ कि लोग जो हैं
कहीं ना कहीं जो है आदत अभी भी है घर ऑर्डर करने की, लेकिन चूंकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो बाहर नहीं निकलने की तैयारी लोग कर रहे हैं। बुल वर्सेस बेयर के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर मेरे दोनों सहयोगियों ने आपको बताएं। स्टॉक में क्या करना है आपको, अब आपको अपनी रिसर्च करके और अपने जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट से पता करके जो है डिसाइड करना चाहिए। फिलहाल ये स्टॉक आपके सामने 4.5% ऊपर है। फोकस एक बार फिर बाजार पर कर लेते हैं, जहां हमने देखा कि आज जो है निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है। 35 पॉइंट नीचे आपको दिखाई देगा निफ्टी अभी 16,600 के आसपास। लेकिन एक स्टॉक जो हमारे साथ आज हम जिनसे बात करने वाले हैं कॉपी कनेक्शन में हैं, वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जो बाजार पर दबाव बन रहा है वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो दबाव बना रहे हैं। सन फार्मा के नतीजे जो आए उसके बाद बाजार को बहुत पसंद नहीं आए और हमने देखा करीब 3.5% नीचे वो स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइटन में पिछले कुछ दिनों में तेजी थी, आज ये करीब 2.5% नीचे है। HDFC और